हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। माय नेम इज़ निखिल अग्रवाल एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली। अभी मैं कानपुर आया हुआ हूँ क्योंकि आरआरबी क्लर्क मेंस का पेपर था मेरा और कई सारे बच्चों का पेपर था, तो वो भी आए थे। बट मेन प्रॉब्लम ये थी कि आज आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ का इंटरव्यू दोनों की डेट क्लैश हो गई। तो इसलिए कई सारी सीट्स मेरे एग्ज़ाम सेंटर्स जिसमें मैं था उसमें वैकेंट थी, क्योंकि कई बच्चे पेपर देने आए नहीं, क्योंकि उनका पीओ का इंटरव्यू था। तो वो पीओ के इंटरव्यू के लिए उन्होंने जाना ज़रूरी समझा इसके मुकाबले, तो वो वहाँ चले गए। बट नेवर माइंड। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये पेपर कैसा था, इसमें कितने अटैम्प्ट गुड होने चाहिए, कितने अटैम्प्ट बैड होने चाहिए, कितने एवरेज होने चाहिए अटैम्प्ट्स। क्योंकि जो बेसिक प्रॉब्लम इसमें ये थी कि बच्चे सोच कर गए होंगे कि आरआरबी क्लर्क का पेपर है, तो कोई ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की या ज़्यादा कोई क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि ये पेपर बिल्कुल इजी लेवल का नहीं था, इसको आप इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। और दूसरा, अगर आप इसका पेपर का एनालिसिस देखें तो कई आपको बोलेंगे कि 140 मार्क्स होने चाहिए, 150 होने चाहिए। तो वो आपको 3 4 या ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 बच्चों के इंटरव्यू लेकर उन्हीं की क्वेश्चंस के बेस पर आपको बता देंगे कि इतना अटैम्प्ट गुड होना चाहिए, इतना अटैम्प्ट बैड होना चाहिए। बट मैं आपको अराउंड, मेरे सेंटर में 100 से ज़्यादा बच्चे थे जिन्होंने पेपर दिया, तो मैं आपको कम से कम 50 से 60 बच्चों के एनालिसिस के बेस पर आपको बता रहा हूँ कि कितना अटैम्प्ट होना चाहिए। क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ 80 अटैम्प्ट किए, जो 12 के बता रहे थे, या जो कह रहे थे कि मेरा 80 अटैम्प्ट हुआ है, मेरा 90 अटैम्प्ट हुआ है। कई लोग ऐसे हैं जिनका 140 भी अटैम्प्ट हुआ है, वो 150 भी अटैम्प्ट हुआ है, कईयों ने 160 भी अटैम्प्ट किया है। तो उसके बेस पर हमें जज नहीं करना कि हमारे गुड अटैम्प्ट कितने हैं, हमने कितने गुड अटैम्प्ट किए हैं, क्योंकि सारे के सारे अटैम्प्ट गुड है। अगर मानो कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ने 80 90 या 100 किए, अगर आपके 120 है तो आपके लिए 120 गुड अटैम्प्ट है। लेकिन अगर ज़्यादातर बच्चों ने 140 150 किए है, तो फिर 120 आपके लिए एवरेज भी नहीं है, आपके एवरेज से भी नीचे है। क्योंकि अगर 140 150 बच्चों के अटैम्प्ट है तो 130 एवरेज अटैम्प्ट होना चाहिए, और आपका 120 बिलो एवरेज है। तो इसके बेस पर हम इसको जज नहीं करेंगे कि किस बच्चे ने कितने अटैम्प्ट किए है और कैसा पेपर था। दूसरी बात है पेपर की। अब फ्रेंड्स, बात अब ऐसी हो गई है कि कोई भी पेपर अब नॉर्मल नहीं रह गया है जिसके बेस पर आप ये जज कर पाएंगे कोई पेपर कैसा होगा। अब आप अगर ये सोच कर जाएंगे कि हम लास्ट में कहीं से कैप्सूल डाउनलोड कर लेंगे, उस कैप्सूल से हम 2 घंटे जीए पढ़ लेंगे, या फिर 2 घंटे में हम कंप्यूटर कर लेंगे और कंप्यूटर हमारा निकल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब कंप्यूटर भी सिर्फ पूरा लॉजिकल होता है, जिसमें आपका पूरा लॉजिक लगता है कि आप डेली लाइफ में अगर आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो कैसे यूज़ कर रहे हैं, उसको कितना यूज़ आपको करना चाहिए, कैसे आप निकाल रहे हैं। अगर आप डबल क्लिक कर रहे हैं तो डबल क्लिक करने से क्या हो रहा है, अगर आप Alt + F4 कर रहे हैं तो Alt F4 से क्या हो रहा है। तो उसमें आपसे डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा कि Alt F4 करके आपकी कोई भी करंट टैब बंद हो जाती है, आपका करंट जो भी विंडो चल रही है बंद हो जाती है। आपसे पूछा जाता है कि अगर आप क्वेश्चन को घुमा के आपसे पूछा जाएगा कि आप Alt F4 दबाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा, या फिर अगर आपको करंट टैब बंद करनी है तो आप Control F4 दबाएंगे, या फिर Alt F4 दबाएंगे, या Control W दबाएंगे। तो इन लॉजिकल क्वेश्चंस में अपना दिमाग लगाने की ज़्यादा कोशिश कीजिए, रादर दैन डूइंग अ कैप्सूल और फॉर 2 to 3 आवर्स। और मैथ्स और क्वांट, अगर मैं आरआरबी क्लर्क की बात करूं तो मैथ्स और क्वांट, या कुछ भी कह लीजिए, ये नॉर्मल थी, मॉडरेट थी अगर आप कहेंगे, तो कोई इतना डिफिकल्ट लेवल नहीं था इसका। बट यस, इजी लेवल भी नहीं था। इसमें एक केस लेट आई थी जिसमें आपके 7 से 8 क्वेश्चन थे। अगर आपने वो केस लेट कर ली, हाँ लंबी थी, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, 2 to 3 मिनट्स आपको उस केस लेट को देने चाहिए थे, और बनते भी थे, क्योंकि आपको वो केस लेट आपको 7 से 8 नंबर दे दिया, तो उतना टाइम तो आपको बनता ही है उसको देना है। उसके अलावा अराउंड 3 आपके डी आई थे इसमें, एंड फिर नॉर्मल आपके वही अप्रोक्सीमेशन के नंबर, रॉन्ग नंबर सीरीज़ के 5 क्वेश्चन थे, अप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन थे, एंड कुछ ये बाकी बचे हुए अरिथमेटिक थी जो आपकी नॉर्मल थी, ज़्यादा लॉजिकल नहीं थी। तो आप उसको 10 से 15 मिनट में अगर आप चाहे तो कर लेंगे। एंड अब नाउ बात रीजनिंग की। रीजनिंग इसमें ऐसी थी, रीजनिंग भी नॉर्मल थी, कोई ज़्यादा हाई लेवल की नहीं थी, क्योंकि आरआरबी कलर का पेपर है। अब आप SBI PO का पेपर देने तो जान ही रहे, तो उसके हिसाब से आप जज करेंगे। आरआरबी कलर का पेपर था नॉर्मल, इसमें सब कुछ पेपर था इसमें, लेकिन बट ईजी नहीं था। अगर आप कहेंगे, दुनिया कहती है जैसे आरआरबी कलर का पेपर बहुत ईजी होता है, कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि सबसे ईजी पेपर अगर कोई है बैंकिंग एग्जाम में तो आरआरबी क्लर्क है। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबको बता दूं कि ये बहुत बड़ी मिथ है जो अब टूट चुकी है। आपने आरआरबी क्लर्क के प्री में देखा होगा कट ऑफ कहाँ कहाँ तक गई है। बच्चे 79 करके आए तब भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि कट ऑफ 80 गई है, 80 79 78 75 कट ऑफ गई है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि अब आरआरबी क्लर्क का या आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट का पेपर बहुत ईजी रह गया है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। इसमें लेवल अब मॉडरेट से भी ऊपर जा चुका है। आपकी स्पीड मेंस में आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और प्री में आपको एक्यूरेसी विद स्पीड आपको बना के रखनी होगी। आप ऐसा नहीं कर सकते, अगर आप 80 आउट ऑफ 80 करके आ रहे हो तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं ±5% की अपनी एक्यूरेसी लेके चल रहा हूँ, क्योंकि वो इस पर बिल्कुल भी वर्क नहीं करने वाली।
आप ये बात समझ लीजिए। और अगर आपको यकीन ना हो तो आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट या आरआरबी क्लर्क 2020 का आप प्री का रिजल्ट उठा के देख लीजिए। आप उसमें जज कर सकते हैं कि पेपर कैसा था, बच्चों ने पेपर कैसा दिया है, कितने मार्क्स उनके आए हैं। अब आते हैं बात दोबारा मेंस के ऊपर। आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह हो गई थी, जैसे मैंने आपको बताया कि आरआरबी पीओ के इंटरव्यू और आरआरबी क्लर्क मेंस दोनों की डेट एक साथ क्लैश की। और इसके साथ आज 2-3 एग्जाम और थे, उनमें से एक एग्जाम था आईबी का। आईबी की भी डेट कई बच्चों की थी, तो कई बच्चों ने सोचा कि आरआरबी क्लर्क मेंस के देने की जगह हम आईबी के लिए जाएँ, शायद उनकी प्रिपरेशन उस लेवल की होगी। क्योंकि जब मैं जिस सेंटर में मैं था उस सेंटर पे कई सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 3 साल गेट दिया है, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के है, क्योंकि मैं भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का ही हूँ। तो उनका ये कहना था कि हमें 3 साल गेट दिया है, अब उसके बाद फिर हम तो हमारा जीए इतना स्ट्रॉन्ग है नहीं, इसलिए हम अब बैंकिंग सेक्टर में आ गए। कई सारे बच्चे वहाँ पर ऐसे थे जो यूपीएससी बैकग्राउंड से थे, बट वो बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अब ऐसा हम किसी के साथ नहीं कह सकते कि कौन किस बैकग्राउंड से आ रहा है, क्या उसकी प्रिपरेशन है और क्या वो आगे अपना इनपुट देगा किस एग्ज़ाम के लिए। तो अब सारे फील्ड सबके लिए खुली हुई है। बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज ये हो गई कि जिस सेंटर में मैं था, मेरे सेंटर में भी बहुत सारी सीट्स खाली थी, क्योंकि कई सारे बच्चे भाई सेम इंटरव्यू जिनका था, उन्होंने सोचा इंटरव्यू के लिए जाएंगे, क्लर्क के लिए आना उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा। दूसरी सबसे बड़ी बात आईबी का पेपर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी आज। कई सारे बच्चे आईबी के प्री के लिए चले गए रादर देन गोइंग फॉर आरआरबी क्लर्क्स मेंस। सो वो उनकी चॉइस है। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा एट द एंड, अब ये वीडियो को छोटा करते हैं, वीडियो को बस एट द एंड अब ख़त्म कर रहा हूँ। और एंड में आप सबको यही कहना चाहूँगा कि आरआरबी, आईबीपीएस, एसबीआई किसी भी पेपर को कम मत समझिए। सब पेपर बराबर है, सब में आपको बराबर प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आरआरबी क्लर्क के लिए भी आप आरआरबी पीओ के लेवल की तैयारी कीजिए, आईबीपीएस क्लर्क के लिए आईबीपीएस पीओ के लेवल की तैयारी कीजिए, और एसबीआई क्लर्क के लिए एसबीआई पीओ की। और जहाँ तक बात है आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ की, तो उसके लिए अब न्यू पैटर्न ये कहता है कि अब आपको कैट लेवल की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी अगर आपको वो एग्ज़ाम निकालने हैं। अब बाकी उसकी बात अलग है, क्योंकि मैंने अभी तक आरआरबी क्लर्क मेंस का पेपर दिया है, वो यही मेरा पहला पेपर था मेंस का। तो मुझे मेंस के बारे में ज़्यादा कोई आइडिया है नहीं। मैंने इसके अलावा 2019 में एलआईसी का दिया था मेंस, तो उससे ज़्यादा मुझे कुछ पता नहीं मेंस के बारे में। मेंस के बारे में आपको ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन वही दे पाएंगे जिन्होंने मेंस का पेपर दिया होगा। तो फ्रेंड्स मेरे आपसे बस यही आपसे एट द एंड ये कहना चाहता हूँ कि तैयारी कीजिए अगर आपको लगता है कि आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि आज टुडे सिनेरियो ये है कि आप 2-3 साल 4 साल किसी भी चीज़ के ऊपर लगा के रिस्क नहीं ले सकते। आप ये नहीं सोच सकते कि अगर 4 साल में 3 साल 2 साल किसी पेपर को देके मैं ये पेपर निकाल दूँगा, तो ये आपके कॉल है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इतना लंबा टाइम मत दीजिए। जब तक चीज़ आपकी जिद में है, जब तक आप किसी चीज़ की जिद करते हैं तब तक ठीक है। लेकिन अगर आपने वो चीज़ अपनी ईगो पे ले ली तो ये आपका नुकसान कर सकती है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द कैंडिडेट्स जो क्लर्क का पेपर जिन्होंने दिया, और उनको भी ऑल द बेस्ट जो पीओ का इंटरव्यू देने गए। मैंने भी क्लर्क दिया है। और सबसे बड़ा मैं बताना चाहूँगा कि आपको, तो जैसे मैंने बताया आपको कि 70 भी बच्चों ने अटैम्प्ट किया, 80 भी किया, 100 भी किया है, 140 भी किया। तो मेरे सेंटर में जो कानपुर का सेंटर था, कानपुर देहात का सेंटर था एक ही है, एंड उस सेंटर पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो मैंने 5 बच्चों से सुना तो मैक्सिमम 150 किसी का अटैम्प्ट था। 150 से ज़्यादा किसी ने अटैम्प्ट नहीं किए। और बिलो मैंने 2-3 बच्चों से सुना है जिनके 70 अटैम्प्ट थे। तो आप 70 से लेकर 150 तक आप देखिए कि एक सेंटर की इतनी एक्यूरेसी है। दोबारा रिपीट करना हूँ, 70 to 150 एक सेंटर की इतनी अगर आप देखा जाए तो एक कट ऑफ है। तो आप उसके हिसाब से अपने आप को जज कर लीजिए कि आपने 120 किया है, 130 किया है, और आप फिर कहाँ पे स्टैंड करते हैं। अगर 150 एक सेंटर से जा रहा है तो बाकी सब सेंटर से भी हो सकता है 150 160 चला जाए। तो उसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन ये एक लाइव जो मैंने बच्चों से रिव्यू लिया है, जो अपने कैंडिडेट से रिव्यू लिया है, तो मेरे साथ पेपर देने गए थे, उनसे मैंने जो पूछा है उन्होंने मुझे बताया, उसी के बेस पर मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि मेरा खुद का अटैम्प्ट 130 प्लस है। अब उसके आगे अगर आप 5-10 प्लस माइनस लेके चलते हैं तो वो ऐसा होता भी है। क्योंकि कोई 130 किसी ने किया तो 130 किसी के सही नहीं होंगे, या जिसने जितने भी किए सारे सही होने की कोई गारंटी नहीं होती। तो फ्रेंड्स एंड में आपको यही कहना चाहूँगा कि तैयारी कीजिए, 1 साल 2 साल जितने साल आपको देने दीजिए, बट बैकअप में कुछ रखिए। थैंक यू।